गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ की द्वैत प्रकृति तथा विकिरण। नोट्स में प्रकृति में क्री छूट गया है, केवल क्या लिखा गया है से पदार्थ की द्वैत प्रकृति तथा वितरण विकिरण। ये यूनिट आज हम यूनिट 7 है। टोटल एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा यूनिट है, 2 या 3 क्लास में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो समय की कमी है और हमारे पास उतना समय था नहीं, बनाने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि हम सोच रहे थे कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर में जब लग गया कि नहीं, अक्टूबर के बाद कि नहीं समाप्त होगा, तो कितना भी रफ्तार पकड़ेंगे। ये सब का थोड़ा नोट्स जो हम प्रोजेक्टर पर पढ़ाते थे उसी को हम भेज रहे हैं। तो कहीं कहीं पर एकदम याद रखिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, से कुछ जगह कैलकुलेशन सिर्फ लिख कर छोड़ दिया गया, तो उस कैलकुलेशन को मैंने लिख करके कुछ कैलकुलेशन का पार्ट छोड़ा गया है। तो जिस जगह पर कैलकुलेशन का पार्ट छोड़ा हुआ है उस जगह पर आपको हम बता देंगे बोर्ड पर। बाकी इसको हम बताना शुरू करते हैं। इसमें कहता क्या है कि आप ध्यान दीजिएगा, जो देखा गया क्या कि जब आपको वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, थोड़ा वो बचा हुआ है। जब किसी भी पार्टिकल को फेंका गया, न्यूटन क्या देखे, मान लीजिए एक सोना का पत्थर जैसा बना लिए, गोल्ड फॉइल, और उस पर लाइट इंसिडेंट कराया गया, लाइट प्रकाश। जब प्रकाश इस पर आकर इंसिडेंट हुआ तो ये मोशन में आ गया। मोशन मीन्स गति, मोशन में आ गया। तो न्यूटन बोले थे कि जब किसी भी वस्तु, जब कोई वस्तु गति में आएगा, इसका मतलब पहले किस में था, ये रेस्ट में। रेस्ट माने स्थिर। एक बार देख लेते हैं लिखा रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर बात करेंगे। रेस्ट मतलब क्या है, स्थिर है। जैसी लाइट आकर इस पर टकराया, जैसे ही लाइट आकर टकराया ये मोशन में आ गया। तो इसका मतलब न्यूटन का क्या नाम था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल नहीं लगेगा। जैसी ये मोशन में आया, इसका मतलब इस पर फोर्स लगा। फोर्स यानी बल, याद रखिएगा। कोई भी वस्तु न्यूटन का क्या नाम था कि तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा। तो इसका मतलब जब पहले ही रेस्ट में था। सोना का इसलिए बना होता है कि सोना को बहुत पतला किया जा सकता है, इसलिए इसको बहुत पतला, इसका मास बहुत कम रहेगा। तो जैसे ही लाइट आके गिरा तो ये मोशन में आ गया। तो मोशन में आने का मतलब है कि इस पर फोर्स लगा, और फोर्स बराबर होता है ए में। यानी किसी भी बॉडी पर जब मास होता है, किसी भी बॉडी पर जब मास होता है, किसी भी बॉडी में जब तक मास नहीं होगा वो फोर्स नहीं लगाएगा। तो इससे पता लग गया कि लाइट में मास होता है, और किसी भी चीज में मास होता है तो स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में। उसको हम बोले थे पार्टिकल नेचर। तो याद करिए, जब आपका इंट्रोडक्शन दिए होंगे हम ऑप्टिक्स में तो पूरा समझाए थे। उसके बाद हाइगन्स नाम का साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था कि नहीं, लाइट क्या होता है, फैलता है। न्यूटन का क्या नाम था कि जब किसी भी चीज में मास होगा तो सीधी रेखा में चलेगा, और जिसमें मास होगा वो पार्टिकल होगा। पार्टिकल माने कण। तो इस प्रकार से लाइट में पार्टिकल नेचर देखा गया। लेकिन हाइगन्स का क्या नाम था, 3 साल के बाद हाइगन्स का क्या नाम था कि नहीं, लाइट को टॉर्च मारते हैं तो फैलता है, और जो भी चीज फैलता है, जैसे हम मुंह से आवाज को फेंक रहे थे, ये भी क्या हो रहा है, फैल रहा है, उसको बोलते हैं वेव, तरंग। तो लाइट में 2 गुण पाया गया। कभी देखा गया लाइट में पार्टिकल का गुण, पार्टिकल माने कण का गुण, और कभी देखा गया लाइट में वेव का गुण। वेव मतलब तरंग। तो ये यूनिट 6 में कहा गया, यूनिट 6 का ये कहना था। यूनिट 7 में हो गया कि इसी में पढ़ना है कि नहीं, जब रियल में लाइट में क्या होता है, दोनों गुण पाया जाता है। पार्टिकल नेचर भी, कण प्रकृति भी, और वेव नेचर भी, तरंग प्रकृति भी। तो हम लोग यूनिट 7 में
बताएंगे कि कब पार्टिकल नेचर होता है और कब लाइट नेचर होता है। तो इसी मतलब लाइट का क्या होता है, दो गुण मतलब दोहरा गुण, यानी डुअल नेचर। तो इसलिए नाम रखा गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ की द्वैत प्रकृति तथा विकिरण। तो इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, जो मेरा पढ़ना है, स्टडी करना है, हमको लगता है यूनिट देख लिए होंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम जो भी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसका हम टोटल का पीडीएफ भेजेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन आप वीडियो देखिएगा, आज देखिए कल देखिए, तो आपको वीडियो देखने के बाद आपका एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना है। क्योंकि अब जो नोट्स जाएगा, वो जो बच्चे बहुत पहले जो 1000 के आसपास जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ लोग का व्यू नहीं आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि सबको नोट्स नहीं दिया जाए। तो जो न्यू ग्रुप जो बना है नोट्स का, उस ग्रुप में आपको जो है एक मैसेज दे दिया जाएगा, और उस ग्रुप में मैसेज दिया जाएगा, और मैसेज के आधार पर आपको उसी में सिलेक्ट के उसी में आपको क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। फिर समझिए, एक जो नया ग्रुप है, उसका आपको पुराना वाला ग्रुप में नंबर दे दिया जाएगा कि इस नंबर पर आप अपना स्लिप, जो एडमिशन स्लिप है, उसको भेजिए। आपको उसमें नया जोड़ दिया जाएगा और उसी में आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम पता लग गया। तो अब हम कुछ कुछ पढ़ेंगे और नोट्स को हम पढ़ेंगे, क्योंकि उतना अब लिखवाने का समय है नहीं, और उसी में से आपको पढ़ पढ़ के समझाएंगे, और ये नोट्स आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है दोज इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली बॉन्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस is called free electron. Those electron which is loosely bonded from the nucleus is called free electron. वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से ढीला बंधा हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसको इस तरह समझिए, ये न्यूक्लियस है, नाभिक, बीच में पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। मान लिया जाए ये है इलेक्ट्रॉन, यहां भी है इलेक्ट्रॉन, यहां भी है इलेक्ट्रॉन। तो इनका क्या नाम था कूलम का, कि भाई F बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा, फोर्स का मान घटेगा। तो निश्चित है कि इसमें और इसके बीच में सबसे अधिक दूरी है। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इस पर फोर्स घटेगा। तो थोड़ा सा भी लाइट आकर इस पर गिरेगा, एच न्यू, याद करिए केमिस्ट्री में बताया कि जब रिएक्शन करने के लिए चाहे तो सर यहाँ डेल्टा बनाते होंगे, नहीं तो एच न्यू। तो ये जो लूज बॉन्ड है ना, ये आसानी से टूट करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से जो बहुत दूर रहेगा, वो ढीला बना हुआ है, लूजली बॉन्डेड, वही लिखा हुआ है। लूजली बॉन्डेड मतलब ढीला बना हुआ है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि नाभिक से जो दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बना हुआ है, इस पर थोड़ा सा भी कोई लाइट आ करके और इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त हो जाएगा, मतलब इसे टूट करके बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अगला हम लोग को पढ़ना है डिफाइन वर्क फंक्शन, कार्य फलन किसे कहते हैं। तो कहता है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु की सतह को छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है। फिर से, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु की सतह को छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं।
द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस, सिर्फ लीव करता है मेटल सरफेस, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। फिर से, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द free electron to just leave the metal surface is called work function of metal. It is denoted by W naught or phi naught, और माने या, इट इज डिनोटेड बाय W नोट या फाई नोट। यानी कि जब भी कोई मेटेलिक सरफेस है, ये मान लिया जाए मेटल है, मेटल इसलिए लेते हैं यानी धातु कि इस पर इलेक्ट्रॉन जो लूजली बॉन्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से निकलता है। अब मान लिया जाए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस ई है, जैसे ही आकर के इस पर लाइट पड़ा यानी प्रकाश, तो ये सरफेस जो इधर बांध के रखा हुआ था, ये सब बॉन्ड क्या किया, तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन लूज होकर के सरफेस पर ऐसे रखा गया। ये एनर्जी दिए, कौन वाला एनर्जी, ये वाला एनर्जी दिए, तो ये एनर्जी देने के बाद इसका बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो जो बॉन्ड को फ्री हो गया यानी मुक्त हो गया, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना हमको मिनिमम एनर्जी चाहिए, जितना मिनिमम ऊर्जा चाहिए, इसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, कार्यफलन। याद रखिएगा। उसके बाद नोट करके लिखा हुआ है कि द वर्क फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग कार्यफलन होता है। जिस धातु में ये खींचने का ताकत ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तब बॉन्ड टूटेगा। जैसे कोई कठोर धातु है और कोई लूज धातु है, तो निश्चित है कि एक उदाहरण समझिए, मिट्टी को ऐसे उंगली से निकालना और पत्थर में से बालू को बाहर निकालना, दोनों में ज्यादा भार किस पर पड़ेगा, तो मिट्टी वाला आसानी से निकल जाएगा। तो जमीन के सतह पर अलग अलग सतह को अलग अलग निकालने के लिए मिट्टी या बालू के कण को अलग अलग काम करना पड़ता है। कुदाल से कोड़ना चाह रहे हैं, कोई जैसे छेनी से काटना चाह रहे हैं, तो मिट्टी को काटेंगे आसानी से कट जाएगा, पत्थर को काटेंगे थोड़ा कष्ट से कटेगा। इसलिए अलग अलग जो मेटल होगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन की आवश्यकता होती है। किसी में ज्यादा एनर्जी लगेगा, किसी में कम एनर्जी लगेगा। उसको देखिए और लिखा हुआ है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वो तो निश्चित है कि उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सरफेस एंड इम्प्यूरिटी, मतलब उसमें अशुद्धि कुछ मिला हुआ तो। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैक बोर्ड में एक शब्द पूछा हुआ था कि वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है ईवी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा, ईवी से रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं, यानी इसका यूनिट होता है जूल, लेकिन बहुत इतना छोटा यूनिट होता है कि इसको ईवी से दिखाते हैं। ये ऊर्जा का यूनिट है, ये जूल होता है। उसका लिखा हुआ, किसी धातु का कार्यफलन धातु की प्रकृति, पृष्ठ की अवस्था तथा अशुद्धियां आदि पर निर्भर करती है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन से मापा जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करेंगे। आप केवल एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहता डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सप्रेस इट्स वैल्यू इन जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करें, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं यही आपके पास जाएगा, और इसी से आप लेक्चर को मिलाइएगा, एकदम याद रखिएगा।
जूल को व्यक्त करें। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 वोल्ट के विभवांतर में इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित कराकर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किया गया ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जैसे देखिएगा 1 वोल्ट, मान लेते हैं एक पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट ले लेते हैं, ये निगेटिव प्लेट है, इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है माइनस ई, जिसको यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर दे दिए 1 वोल्ट। डिफाइन हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जब चला तो शुरुआत में एनर्जी U बराबर 0 था, तो जब U बराबर 0 तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m0 स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी भी प्रकार का कोई गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नहीं था। जैसे जैसे ये निगेटिव इसको धक्का मारते गया, पॉजिटिव खींचते गया, इसका वेलोसिटी बढ़ते गया, वेलोसिटी बढ़ते गया, मान लिया जाए यहां से आने आते तक इसका वेलोसिटी हो गया यहां से यहां v, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जब वेलोसिटी हो गया v, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है 1v, 1v मतलब 1 बड़ा भी लेते हैं, इस v को बोलेंगे वोल्ट, तो v तक काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। तो कहता है कि यहां से यहां तक धक्का मारने में जो इसका गतिज ऊर्जा होता है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी जो है से जो प्राप्त करता है 1 वोल्ट के विभवांतर में जो एनर्जी प्राप्त करता है, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसको समझाते हैं हम इस तरह से, जरा समझिएगा। आप पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W बाई क्यू, एकदम याद रखिएगा, E बराबर W बाई क्यू। तो यहां से V बाई 1 बराबर W बाई क्यू मल्टीप्लाई करिए तो यहां से हो जाएगा W बराबर क्यू भी। अब यहां से इफ यदि Q बराबर हो जाए E 1E एंड तथा V बराबर हो जाए 1 वोल्ट, देन तब क्या हो जाएगा, ये W बराबर हो जाएगा 1 EV, EV बड़ा क्योंकि वोल्ट है, और 1 EV को फिर क्या ले सकते हैं, 1 EV हो गया, और 1 EV किसके बराबर है, 1 EV, तो 1 E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और V मतलब हो गया 1 वोल्ट, इन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 EV बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट। 1 EV बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट को हम लोग जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। तो इस तरह से आपको हम प्रूव करके दिखा दिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। कैसे पता लगा, तो डिफिनेशन ही बोलता है कि 1 वोल्ट के विभवांतर में 1 वोल्ट के विभवांतर में किसी इलेक्ट्रॉन को जितना गतिज ऊर्जा प्राप्त होता है, उसी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां से एक चीज और इसको हम लिख सकते हैं, एक नया फार्मूला याद रखिएगा, ये W की जगह पर यहां से देखिए कि जो हाफ mv स्क्वायर होता है, v यहां पर क्या है, वेलोसिटी है, वेग, वो
ईवी के बराबर होता है, 1 ईवी के बराबर होता है, यानी 1 ईवी बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इसका भी देखिएगा कहीं कहीं फार्मूला में जरूरत पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब नोट करके वर्क फंक्शन मैक्सिमम फॉर प्लेटिनम। अब कभी कभी डर लगता है कि आपका वर्क फंक्शन याद करिए, वर्क फंक्शन को किससे दिखाते थे, फाई नोट से या डब्ल्यू नोट से। वर्क फंक्शन को फाई नोट और नहीं तो क्या डब्ल्यू नोट से। तो कहता है वर्क फंक्शन फॉर प्लेटिनम इज मैक्सिमम। प्लेटिनम बहुत कठोर होता है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगता है। तो मैक्सिमम एंड द मिनिमम इज सीजीएम, यानी कि सीजीएम का होता है आपका 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लेटिनम का होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आपका जो है नया पॉइंट है पढ़ने के लिए हम लोग को, व्हाट इज इमिशन ऑफ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन, डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो आंसर में है कि द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। फिर से जरा सुनिएगा, द फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है, निकलना जो होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। हिंदी में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, उसका डिफिनेशन होता है धातु पृष्ठ से। देखिए जहां पर भी नोट्स में हुआ क्या है कि जैसे पृष्ठ में ये नीचे वाला ये छूट गया, क्री में ये छूट गया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब जो छूट रहा है इसको आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। पृष्ठ की जगह पर लिखा गया पृष्ठ, धातु पृष्ठ से, याद रखिएगा पृष्ठ की जगह पर लिखा गया पृष्ठ। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। टाइप ऑफ माने जो धातु के सतह जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहेंगे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। देयर आर 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। एक है थर्मोइक इमिशन, दूसरा सेकेंडरी इमिशन, तीसरा है फील्ड इमिशन, चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तापयानिक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और प्रकाश उत्सर्जन। ये 3 को हम लोग को सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार यानी कि थर्मोइक इमिशन सिलेबस में नहीं है, सेकेंडरी इमिशन नहीं है, फील्ड इमिशन नहीं है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ कौन है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर भी वो तीनों का हल्का हल्का हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही आ रहा है कि नहीं, तब तक इधर देखिए, उसके बाद बात करते हैं। अगला देखिएगा तो देखिएगा पहला है थर्मोइक इमिशन, तापयनिक उत्सर्जन। कहता द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, इसको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, चलिए फिर भी नाम लिख देते हैं।
एक नंबर थर्मोनिक इमिशन कहता है। इसमें कहता है मान लो कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, मेटल यानी धातु, तो नीचे मान लीजिए यदि हीट कर दे हम, तो यहां से क्या होता है कि जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मायंस। तापायन, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं थर्मानायंस, मतलब तापायन। और ये कहता है कि जब किसी भी मेटल को गर्म करिएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हीट को ले करके उस सरफेस से बाहर निकलता है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को नाम रखा गया थर्मोनायंस। और इसमें कहता क्या है, फिर से सुनिए, कि धातु की सतह से ताप के द्वारा, धातु की सतह से ताप के द्वारा इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना ही, इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना ही तापीयनिक उत्सर्जन कहलाता है। द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोनिक इमिशन। उसके बाद सेकंड में है सेकेंडरी इमिशन। फर्स्ट हो गया आपका, इंक थोड़ा डाल देते हैं। सेकंड में है आपका इमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। ध्यान से क्या बोलता है, धातु की सतह से गतिशील इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने को द्वितीयक इमिशन कहलाता है। द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय स्ट्राइकिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। जैसे मान लिया जाए कि यहां से इधर से आया, ये सब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आ करके, इसको लिख सकते हैं हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन। तो उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आकर के टकराया, और जहां से आकर टकराया तो आप खेले होंगे पीटो या कंचा खेले होंगे, एक जाकर टकराएगा तो वहीं रुकेगा, वहां से दूसरा वाला निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन्स, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जाकर के टकराया और जाकर के हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, और वहां पर ये जाकर के रुक गया और यहां से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। इसमें नीचे हीट हम लोग नहीं करते हैं,
मेटल सरफेस इसलिए कि मेटल से ही आसानी से निकलता है। डिफिनेशन सुना ही दिए कि धातु की सतह से गतिशील इलेक्ट्रॉनों के टक्कर द्वारा इलेक्ट्रॉन के मुक्त होना ही द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फील्ड इमिशन यानी क्षेत्र उत्सर्जन। फील्ड इमिशन कहता है कि जब किसी भी मेटल को हम तार से कर करके यहाँ बैटरी जोड़ देते हैं, जैसी तार किए तो ये हो गया टोटल क्या पॉजिटिव, और ये क्या हो गया निगेटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पर हिट किया इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। और इस तरह से बैटरी के द्वारा जब करंट हुआ, बैटरी पॉजिटिव निगेटिव, तो यहां से जाकर के हिट हुआ और जो इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसी में हम लोग इसको बोलते हैं, सिर्फ डायरेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कुछ नाम नहीं चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गया, ये किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा। क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है लास्ट जो मेन एग्जाम में है वीवीआई है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोर नंबर यही है वीवीआई एग्जाम में। इमिशन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसमें होता क्या है कि देखिए यही चीज सोलर प्लेट होता है, बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोलर प्लेट। यदि ये मेटल है, मेटल यानी धातु, प्रकाश यहां से आया, ये आकर के लाइट, और यहां से लाइट आकर के ये है लाइट, यानी प्रकाश। प्रकाश आया तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया। तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, टकराने के बाद क्या हुआ, इस पर सतह पर जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से रिलीज हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स। प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा देखिएगा, तो ये ही जो प्रकाश के द्वारा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है धातु की सतह से, उसी का नाम क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो धातु की सतह से उचित आवृत्ति, देखिए बार बार छूट गया, नीचे का री छूट गया, उसको जरा ठीक कर लीजिएगा, आवृत्ति इस तरह से, तो ये छूट जा रहा है बार बार, इसको आपको जरूर ठीक कर लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बार बार आप गलत पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आवती, आवती की जगह पर क्या पढ़ना है, आवृत्ति, चूंकि नोट्स में बार बार मिस कर रहा है। आवृत्ति के प्रकाश की सहायता से इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है।
द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फिर से समझिएगा, धातु की सतह से उचित आवृत्ति के प्रकाश की सहायता से, उचित आवृत्ति के प्रकाश की सहायता से इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। उसके बाद इसी के नीचे लिखा हुआ डिफिनेशन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट मतलब घटना को, जो निकलता है उसको इमिशन कहते हैं, और जो हो जाता है उसको घटना को बोलते हैं। धातु की सतह से उचित आवृत्ति के प्रकाश की, ध्यान, फिर उचित को लिखा, आवृत्ति को लिखा गया आवृत्ति, तो आवृत्ति को हम पढ़ेंगे आवृत्ति की प्रकाश की सहायता से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी में आता है फिर फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाता है। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो करंट जो इसी इलेक्ट्रॉन को जब तार के द्वारा हम पास कराएंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को जब तार से पास कराएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। साफ साफ है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द करंट फ्लो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा डिफिनेशन को करते हैं। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, देखिए उसके बाद बात करते हैं। तो ये लेक्चर जो है आपका हाफ घंटा का हो गया है। अब इस लेक्चर के बाद हम लोग न्यू लेक्चर जो है से, ये हो गया लेक्चर 1। अब लेक्चर 2 में हम लोग थोड़ा सा और इससे इम्पोर्टेंट, एक तरह से समझिए इंट्रोडक्शन हो गया, तो इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 में और आगे का बात पढ़ेंगे। आज का क्लास में इतना ही। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टोटल के बारे में हम लोग समझे। बहुत से बात का डिस्कशन हुआ, उसके बारे में रिलेटेड और बात आगे हम लोग करने जा रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट 7 है। तो इसमें जो हम बेसिकली आज जो डिस्कशन करेंगे वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्घ्य, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव और राइट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखें। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, समय नहीं उतना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट उस लाइट को कहते हैं जो लाइट आके सतह पर गिरता है,
इंसिडेंट लाइट उस लाइट को कहते हैं जो आकर सतह पर गिरता है, विच कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सतह से निकाल देता है। जब सतह पर आकर लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस इज इक्वल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, यानी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, फिर आवृत्ति को यहाँ आवृत्ति लिखा गया है, उसको आवृत्ति करना है, जो किसी धातु पृष्ठ से, फिर पृष्ठ के लिखा गया पृष्ठ, उसको पृष्ठ बनाना है, से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब फिर से आपतित प्रकाश माने जो आने वाला प्रकाश है, जो न्यूनतम आवृत्ति, जो मिनिमम होना चाहिए, जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, उत्सर्जन मीन्स निकाल सके, उसे हम लोग बोलते हैं। इसमें आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसको डिनोट किया जाता है न्यू नोट से, याद रखिएगा न्यू नोट, और इसको यूनिट होता है हर्ट्ज। यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। जैसे समझिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जब किसी धातु सतह से, जब किसी मेटेलिक सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ रहता है, मान लीजिए इसी को हम अंदर वाला को थोड़ा बाहर निकाल के कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो जुड़ा हुआ है इस तरह से, ये लीजिए ये जुड़ा हुआ है। तो आप मान लीजिए इसको तोड़ने के लिए हमको चाहिए 15 जूल। जरा ध्यान से देखिएगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको चाहिए 15 जूल, और आप इसको दे रहे हैं 14 जूल, 14 जूल। तो क्या कभी ये रस्सी, ये जो बांधा हुआ रस्सी है, ये कभी टूटेगा? फिर आप कहेगा सर एक काम करते हैं, इसमें यदि 15 जूल दे करके एनर्जी को हम तोड़ सकते हैं, इस रस्सी को हम तोड़ने के लिए 15 जूल की जगह पर आज 5 जूल लगा देते हैं, फिर कल आएंगे तो 5 जूल लगा देंगे, फिर परसों आएंगे तो 5 जूल लगा देंगे इस मेटल के सरफेस से, मेटल यानी धातु। तो क्या टोटल सर देखिए 5 जूल 5 जूल 5 जूल, टोटल कितना हो जाएगा, 15 जूल। ये रस्सी टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, इस रस्सी को तोड़ने के लिए एक ही बार आपको ऐसे करके मारना होगा 15 जूल से, ताकि ये रस्सी टूटे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ये रस्सी टूटे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फ्री हो जाए। यानी जिस कूलम बल से, जिस विद्युत बल से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ धातु की सतह, तो उसको तोड़ने के लिए आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स मिलता है फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से आवृत्ति से। इंग्लिश में देखिएगा थ्रेशोल्ड मतलब होता अब ये न्यूनतम, मिनिमम। थ्रेशोल्ड मींस होता है मिनिमम, न्यूनतम। यानी कहने का मतलब कि अगर ये 15 जूल से ही टूटेगा, यानी 15 हर्ट्ज से ही टूटेगा, हर्ट्ज इसको कर लो, 15 हर्ट्ज से ही टूटेगा। अगर जो आप चाहिएगा कि नहीं 5 हर्ट्ज आज, 5 हर्ट्ज कल, 5 हर्ट्ज परसों दे दे, तो नहीं हो सकता है। एक बार में इसको 15 हर्ट्ज देना पड़ेगा। अगर जो आप 15 हर्ट्ज दीजिएगा तब इसका बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर जो आप इसको 15 हर्ट्ज से कम दिन भर एनर्जी देते रहिए, दिन भर प्रकाश देते रहिए, तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। बाहर तभी निकलेगा जब इसको एक फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, किसी के लिए 15 है, किसी के लिए 20 है, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 10 है, किसी के लिए 18 है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जो ये बॉन्ड टूट जाए इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर जो इस फ्रीक्वेंसी से कम, ध्यान दीजिएगा, इस फ्रीक्वेंसी से कम, इस आवृत्ति से कम, इस पर यदि दिया जाए फ्रीक्वेंसी, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा और इलेक्ट्रॉन कभी भी मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा।
क्लियर है? तो इसको डिनोट किससे करते हैं? न्यू नोट से। यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। अब देखिएगा, अगला आपका है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देहली तरंग दैर्घ्य को परिभाषित करें। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, देखिए जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा वो भी आपको हम समझा देते हैं कि मैक्सिमम होने के पीछे कारण क्या है, से जरा समझिएगा। चूंकि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि जब इस तरह से वेव चलता है तो यहां तक यहां जाने में टाइम लगता है टी, और टोटल यहां से यहां वेव लेंथ हो जाता है लेमडा। और जिस वेग से जाता है प्रकाश के वेग को कहते हैं सी। सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी यहां कितना है लेमडा, चाल है सी, समय है टी। उलट के लिख दो, सी इंटू टी बराबर लेमडा। तो सी बराबर हो जाएगा 1/t इंटू लेमडा 1/t। तो चूंकि 1/t को न्यू कहते हैं, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, अब यहां से सी बराबर हो जाएगा न्यू लेमडा। सी बराबर न्यू लेमडा, और न्यू बराबर हो जाएगा सी बाई लेमडा, या यहां से इसके लिए लेमडा बराबर हो जाएगा न्यू बाई सी बाई न्यू, सी बाई न्यू। तो अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए फिगर में, इसका जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन में क्या बोलता है उल्टा, कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। और अगर जिसको न्यू नोट से दिखाते हैं, अगर जिसको न्यू नोट से दिखाते हैं, जिसको लेमडा नोट से दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे? लेमडा नोट से। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, वही डिफिनेशन बोलता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट which can be not emit photoelectrons from any metallic surface is called threshold frequency wavelength of the matter. It is denoted by lambda naught. आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का वह अधिकतम मान जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है, उस धातु को तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यहां से दो चीज क्लियर हो गया, एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है ध्यान से देख लिए होंगे। अब जरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, यूनिट से लेकर के हर चीज। उसके बाद है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लिखता है द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले समझ लेते हैं। मान लिया जाए एक यहां पर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव है, और ये यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है। और जब इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं, निगेटिव को निगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू करता है चलना u बराबर 0 से।
लेकिन जैसे ही मान लो कि ये यहां से जाना शुरू कर दिया, अब ये मैक्सिमम रफ्तार मान लो यहीं पर इसको हम कस के मैक्सिमम रफ्तार से ठेल दें, और जब ये मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी से इसको फेंक दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम वेलोसिटी से, मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहा है, यानी महत्तम वेग से, और एक वेग हम बैटरी को बदल के इसको बना दे पॉजिटिव और इसको बना दे निगेटिव, तो ये क्या करेगा, पी प्लस बन जाएगा, और ये क्या करेगा, माइनस बन जाएगा। और जैसे ही ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घटते जाएगा वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही मान लो कि ये यहाँ से जाना शुरू यहाँ पर जाकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रफ्तार मान लो यहीं पर इसको यहाँ से वहां तक से जाना शुरू कर दे, और जब ये मान लो हायर वेलोसिटी उल्टा पोटेंशियल लगा, इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा था तेजी से, उल्टा लगा के इसको रोकना शुरू करे, रोकते 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 यहाँ नहीं जाने दे, उससे पहले वेलोसिटी जीरो करके वापस रोक दे, जो दूसरे सतह तक नहीं जा सके, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। निरोधी विभव डिनोट करते हैं भी नोट से। किसे डिनोट करते हैं, भी नोट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यही बोलता है कि द मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल applied to a plate or anode for the photoelectric currents becomes zero is called cut-off potential or stopping potential. It is denoted by V नोट। वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिसे एनोड पर आरोपित करने पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे स्तंभ विभव या निरोधी विभव कहते हैं, उसे भी नोट द्वारा सूचित किया जाता है। उसका नोट करके कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, राइट फोटो इलेक्ट्रिक लॉ, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को लिखे। तो लिखता है इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट लिनार्ड एंड मिल्टन गिव्स द फॉलोइंग लॉ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रयोगों के आधार पर लिनार्ड एवं मिल्टन ने प्रकाश विद्युत संबंधित निम्नलिखित नियम दिए। लिनार्ड और मिल्टन दो साइंटिस्ट थे जो बहुत सा एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ नियम दिए, और टोटल 4 नियम है जो आपको दिखाएंगे। और उस नियम के आधार पर, वो भी किस आधार पर दिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के आधार पर। तो उसका डिस्कशन करते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही हो रहा है कि नहीं। एक नंबर में कहता है एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एबव मतलब अगर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन सतह से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। तो एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देहली आवृत्ति के ऊपर किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। माने प्रयोग से देखा गया कि जो लाइट का इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का, यानी इमिशन का। इमिशन मतलब उत्सर्जन, मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इमिशन उतना बढ़ेगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो लाइट का इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। यानी यही बोल सकते हैं कि आपको क्या होता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता के समान उत्सर्जन, माने इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा निकलेगा। दूसरा जरा देखिएगा, लिखता है एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी का, यानी आवृत्ति का। आवृत्ति का काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का। यानी कि देहली आवृत्ति के ऊपर आपतित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। जहां भी आवृत्ति है वहां आवृत्ति लिखा गया, उसको आवृत्ति कर दीजिएगा, समानुपाती
होता है। कहने का मतलब है जिसका गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाएंगे, उसका गतिज ऊर्जा उतना बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा मतलब वेलोसिटी, गतिज ऊर्जा मतलब वेलोसिटी। और एभव हमेशा इसलिए लिखता है कि जब तक एभव द फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति से ऊपर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तीसरा लिखता है कि if frequency of incident light is less than the minimum value of threshold frequency, there is no photoelectrons are emitted from the metal surface। यानी कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान देहली मान से कम हो, तब धातु की सतह से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जब उससे कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। उसके बाद बोलता है कि अलग अलग धातु के लिए अलग अलग इसका वैल्यू होता है। उसके बाद लिखता है कि द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंटरस्टेनियस। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया ताक्षणिक होती है। ताक्षणिक मतलब इंटरस्टेनियस। अब इसका मतलब क्या होता है हम टोटल पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये जितना भी नियम दिया गया लिनार्ड और मिल्टन के द्वारा, ये वो सब नियम था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के आधार पर। लेकिन जो भी ये नियम निकला, ये कोई भी नियम तो दे दिए, इसको बता भी दिए जो देखे से, लेकिन कोई भी थ्योरी पर ये रिलेटेड नहीं हुआ। मतलब जितना भी मार्केट में थ्योरी था उस समय, कोई भी थ्योरी इस पर लागू नहीं हुआ, सब वैलिड नहीं किया, सब इनवैलिड हो गया। जैसे कि पुराना थ्योरी था कि भाई देखिए, जब कोई मेटल होगा, मेटल सरफेस पर जब लाइट आकर गिरेगा, लाइट, प्रकाश, तो हम पहले 4 नंबर बताने जा रहे थे। बोलता है इंटरस्टेनियस प्रोसेस है। तो जब लाइट गिरेगा तो अगल बगल जो बहुत सा फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो जब लाइट के एनर्जी को इसको रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को याद करिए, एनर्जी को, ऊर्जा को रिसीव करेगा, और रिसीव करेगा तब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो इस प्रक्रिया में कुछ टाइम लग जाएगा। मतलब जब लाइट गिरेगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी गेन करेगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नियमतः इस प्रक्रिया में कुछ समय लगना चाहिए, लेकिन देखा गया इंटरस्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब है कि लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें जरा सा भी समय नहीं लगा। लेकिन थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, टाइम लगना चाहिए था। तो यहां भी थ्योरी फेल हो गया। जैसे आप देखिए, कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी चलाएंगे या गाना वाना सुने होंगे, डायरेक्ट सोलर प्लेट से, सोलर प्लेट के सामने चल जाइए तो घरघराहट लगना शुरू हो जाएगा, हट जाइएगा तो फिर वहां बजना शुरू हो जाएगा साउंड। ऐसा नहीं कि उसको हीट कर देंगे तो 2 घंटा अंधेरा भी हो जाएगा तो चलते रहेगा मेरा। डायरेक्ट में डायरेक्ट यही होता है। तो ये 4 नंबर का हम बात किए। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q। Q मतलब आवेश, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, E/1 बराबर F/Q। यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE। अब यहां से देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो यहां से ध्यान दीजिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। E मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को I से भी दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, तो वैसे वैसे इंटेंसिटी, तो वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। और जब किसी भी चीज पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा कस के धक्का मारेंगे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ना चाहिए, गतिज ऊर्जा। लेकिन प्रयोग में देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। फिर से समझिएगा, जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है। फोर्स मतलब बल। और जब किसी भी चीज पर हम ज्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा गति होगा उसमें, तो होना चाहिए गति ऊर्जा बढ़ना चाहिए। लेकिन देखा गया काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी नोट, नोट माने नहीं इंक्रीज करता है। कौन, गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा नहीं बढ़ता है, वो नहीं बढ़ता है। वो सिर्फ कौन बढ़ता है, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। उसको देखा गया कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो जितना भी थ्योरी था, सब थ्योरी फेल हो गया। यानी तब तक कोई ऐसा थ्योरी नहीं था जिससे ये क्लियर किया जाए लिनार्ड और मिल्टन का प्रयोग है। तब कुछ दिन के बाद एक थ्योरी आया, उस थ्योरी का हम डिस्कशन करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। आया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, चर्चा कर लिए थे ऑप्टिक्स में। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या क्वांटम फोटन मॉडल ऑफ लाइट, प्रकाश की कण प्रकृति या प्रकाश का क्वांटम फोटन मॉडल।
जरा ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट मूव्स इन फॉर्म ऑफ टीनी बंडल ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। The energy of every photon is h nu, where h equal to 6.625 into 10 power minus 13 4 joule second. It is a universal constant which is called Planck's constant, and nu is frequency of light. प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h बराबर 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड एक सर्वत्र नियतांक है, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि प्लांक के अनुसार जब लाइट इस तरह से चलता है, जब लाइट इस तरह से चलता है तो प्रत्येक लाइट में एक छोटा छोटा बंडल होता है, पैकेट इस तरह से। ये पैकेट है, ये लाइट का पैकेट है, और ये लाइट है, प्रकाश। तो ये प्रत्येक बंडल का एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं, नाम दिया गया जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है, टीनी पार्टिकल, इसको नाम दिया गया फोटोन। ये सब क्या है? फोटोन है। ये सब है फोटोन। ये टोटल को हम लोग बोलेंगे फोटोन, यानी फोटोन। ये टोटल हो जाएगा फोटोन, फोटोन। और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी हो जाएगा एच न्यू। इसका भी एच न्यू, इसका भी एच न्यू, इसका भी एच न्यू, इसका भी एच न्यू, इसका भी एच न्यू। यानी प्लांक का कहना था कि जब प्रकाश चलता है तो छोटा छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, और हर पैकेट, ही पैकेट को बोलते हैं फोटोन, और इसी का नाम होता है फोटोन की जगह पर क्वांटा। इसी को फोटोन भी बोलते हैं और क्वांटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और हर फोटोन यानी हर क्वांटा का एनर्जी होता है एच न्यू करके। अब इसको आप बोलेगा सर पैकेट ऑफ एनर्जी क्यों कहा गया? तो कहता है कि जो फोटोन है ना, किसी को भी एक ही बार में एनर्जी एच न्यू देगा, आधा नहीं देगा, हाफ एच न्यू एनर्जी नहीं देगा। जब देगा तो कितना देगा? एच न्यू देगा। एच न्यू से न कम देगा न एच न्यू से ज्यादा देगा। जितना एनर्जी है एक बार में देगा या एक बार में लेगा। इसको हम इस तरह समझते हैं, बैलून में 100-100 ग्राम का हम पानी भर दे, बैलून में 100-100 ग्राम पानी भर के एक बैलून आपको कस के मारे, तो जब बैलून फटेगा तो 100 ग्राम पानी निकलेगा। कभी कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, 50 ग्राम निकलेगा, 50 ग्राम फटने के बाद भी रह जाएगा, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है। जब एक बैलून पड़ेगा तो 100 ग्राम मिलेगा हमको पानी, दूसरा बैलून आके टकराएगा तो 200 ग्राम मिलेगा, तीसरा बैलून आके टकराएगा तो 300 ग्राम मिलेगा, चौथा बैलून आके टकराएगा तो 400 ग्राम मिलेगा। कभी कोई ऐसा तरीका है जिसमें 450 ग्राम मिल जाए? तो जब कहिएगा नहीं सर 450 ग्राम पानी नहीं मिल सकता है, क्योंकि 4 बैलून टकराएगा तो 400 ग्राम, अब 5 बैलून टकराएगा तो 500 ग्राम, 4.5 बैलून होगा ही नहीं, आधा काटेंगे तो फिर पानी निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हमेशा इंटीजर में होगा, यानी एक फोटोन टकराएगा तो एच न्यू एनर्जी देगा, 2 फोटोन टकराएगा तो 2 न्यू देगा, 3 फोटोन टकराएगा तो 3 न्यू देगा, 4 फोटोन टकराएगा तो 5 न्यू देगा। तो जैसे वहां पर क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ स्टूडेंट समझाए थे 12th क्लास का फर्स्ट डे में, कि एक स्टूडेंट निकलेगा क्लासरूम से, नहीं तो 2 स्टूडेंट निकलेगा, नहीं तो 3 स्टूडेंट निकलेगा, 4.5 स्टूडेंट नहीं निकल सकता है। चाहे तो 4 स्टूडेंट निकलेगा, नहीं तो 5 स्टूडेंट निकलेगा, 4.5 में काटेंगे तो मुर्दा निकलेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी निकला था कि एक इलेक्ट्रॉन, तो याद करिए Q बराबर N, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां N बराबर क्या था 1 2 3 4 5 6, N बराबर कर देता हाफ, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। N बराबर 3/2, तो 3.5 स्टूडेंट नहीं निकलेगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो सेम इसी तरह से इसमें होता है, E बराबर होता है NH न्यू। एन हो गया नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 डॉट डॉट डॉट। फोटोन कभी आधा नहीं हो सकता, जब फोटोन होगा तो एक होगा, जब फोटोन होगा तो एक और होगा। 1.5 फोटोन कभी नहीं हो सकता, फोटोन जब भी होगा तो समूचा होता है, आधा फोटोन अस्तित्व में नहीं होता है। तो बस यही याद रखिएगा फॉर्मूला। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ लाइट। यहाँ पर साफ साफ बोलता है, तो एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन। जिस लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए एक लाइट ऐसे है, इसमें 2 फोटोन है, तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी
इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तीव्रता। इसका कम होगा, इसमें कितना फोटोन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 फोटोन, तो 2 फोटोन है तो इंटेंसिटी कम होगा इसका, और उसको में 6 फोटोन है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जिस फोटोन का, जिसमें जितना नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। बोलता है फोटोन इज इंडिविजुअल, मतलब फोटोन अविभाज्य, अभी तो बोले ना फोटोन को तोड़ा नहीं जा सकता है, जब भी फोटोन होगा तो समूचा फोटोन होगा। तो उसी में हम लिखे हैं फोटोन का डिफिनेशन, 1 क्वांटम ऑफ लाइट इज इक्वल फोटोन। एक प्रकाश का एक क्वांटम फोटोन कहलाता है, ई बराबर एच न्यू, और एन रहेगा तो एन एच न्यू। अब अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन का गुण। अब हम लोग बात करते हैं फोटोन के गुण से। देखिएगा फोटोन का गुण, एक नंबर है कि फोटोन, जैसे एक चीज समझिएगा, अगर तो फोटोन का गुण आपसे पूछ दे, तो प्रकाश का जितना भी गुण होता है, लाइट का जितना भी गुण होता है, फोटोन का गुण होता है। हम मौखिक बता के निकल रहे हैं, बाकी आप पढ़ते जाइएगा। जैसे देखिए, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो फोटोन का भी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 2 नंबर में लिखता है कि फोटोन है जीरो रेस्ट मास, यानी एम नॉट, रेस्ट में फोटोन होता ही नहीं, उसका रेस्ट मास जीरो होता है। उसके बाद नीचे इसका नहीं है, देखिए नोट्स में जो बचा हुआ उसी को, 2 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है कि इसका दिया हुआ है कि फोटोन स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, तो जीरो, मतलब स्थिर में फोटोन नहीं होता है। इसका अर्थ है कि स्थिर अवस्था में फोटोन अस्तित्व में नहीं होता है। भी वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान दिया जाता है, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल मूविंग, तो भी से कैसे दिया जाता है, तो भी बराबर एम नोट, ये नहीं लिखा हुआ नोट्स में, याद रखिएगा, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 1 - v² / c², जहां c क्या है, प्रकाश का वेग है। उसके बाद कुछ हम और निकाल रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, कुछ हम रफ में कर रहे हैं। ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि E बराबर होता है mc², और एक जानते हैं, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है h न्यू। तो दोनों E को यदि हम बराबर कर देते हैं तो mc² बराबर h न्यू, और थोड़ा सा पहले वाला वीडियो देखिएगा पिछले क्लास का, तो h आज ही का, इसी क्लास का, तो इस न्यू बराबर था c/λ। यहाँ से हो जाएगा c/λ, एक c से एक c कट गया, तो mc बराबर हो जाएगा h/λ, जहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जहाँ, और h का वैल्यू कितना, 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बाकी नोट्स देंगे तो बहुत चीज आपको मिल जाएगा। तो यहां से देखिएगा, ये m हो जाएगा, मास हो जाएगा फोटोन का h/hc, ये c⁻, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे द काइनेटिक, ये मास हो गया काइनेटिक, यानी गति वाला मास हो गया। रेस्ट मास तो जीरो होता है, वितरत बोले कि रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। तो यहां से लिखेंगे द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, नोट्स में नहीं दिया हो, हम यहां लिख दे रहे हैं, फोटोन का गतिज द्रव्यमान, फोटोन का गतिज द्रव्यमान कितना हो जाएगा, गतिज द्रव्यमान ये वाला, यानी कितना, h/c⁻, और फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, फोटोन का संवेग। तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान ये हो गया, वेग हो गया, तो कितना हो जाएगा, h/λ। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देखिए, यही होता है। तो दो नहीं दिया है, लिख दिए। उसको लिखता है फोटोन सीधी रेखा में गमन कहती है, यानी फोटोन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद वेव लेंथ ऑफ फोटोन चेंज इन डिफरेंट मीडियम ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। फोटोन का तरंगदैर्घ्य विभिन्न माध्यमों में परिवर्तित होते रहती है, अतः विभिन्न माध्यमों में फोटोन का वेग परिवर्तित होते रहता है।
फोटोन डू नॉट हैव एनी चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन में कोई आवेश नहीं होता है, वो विद्युत उदासीन होता है, मतलब मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये मुड़ता नहीं है, सीधे निकल जाता है। फोटोन नॉट डाइवर्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वही चर्चा किए। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन नॉट चेंज व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फोटोन जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसकी बात करते हैं, प्लीज को देखिए। तो टोटल ऑफ फोटोन से रिलेटेड समझ गए होंगे। अगला जो थ्योरी है वो है व्हाट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन के विद्युत समीकरण क्या है, आइंस्टीन के विद्युत समीकरण क्या है, उस पर डिस्कशन करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है, आइंस्टीन का विद्युत समीकरण क्या है, व्हाट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आज का हाफ घंटे का समय हो गया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 में है, उसका इसका हम डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 3 है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर 4-5 मार्क्स में पूछता है, बहुत वीवीआई है ये, इसको एकदम वीवीआई मान लीजिए। व्हाट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लैंग्वेज को हम आपको बोल दे रहे हैं और इसका कैलकुलेशन को आपको हम सुना दे रहे हैं। तो आंसर है जो बीच में लिखना है, जो हम बोल रहे हैं इस यहाँ पे लिखना है, सॉल्यूशन से पहले यहाँ लिखना है। According to Einstein, when a photon of energy h nu fall on a metal surface, the energy of photon used in two way. आइंस्टीन के अनुसार जब ऊर्जा एक फोटोन एच न्यू किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। फोटोन जब गिरता है धातु की सतह पर, जब भी धातु की सतह पर एक फोटोन गिरा तो फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू, जो इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और ये अवशोषित की गई ऊर्जा दो प्रकार से प्रयोग में ली जाती है। 1 नंबर, a part of energy is used to electron to just leave the metal surface means equal to work function, ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन द्वारा पृष्ठीय अवरोध पार करने में लग जाता है, अर्थात धातु के कार्यफलन के बराबर होता है। याद करिए, धातु का कार्यफलन क्या था कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके सरफेस पर ला देना, इसको हवा में मत निकालना। हम लोग जैसे हम सोचते थे पहले कि हवा में निकल जाता होगा, हवा में निकालना बड़ी एनर्जी वाला काम है, सिर्फ इसको लूज कर देता है। जैसे मिट्टी में मिट्टी सटा हुआ, आप हाथ से रगड़ करके ऐसे ऐसे धूल कण को क्या करते हैं, छोड़ा देते हैं जमीन से, उसी को बोलते हैं छोड़ाने में वर्क फंक्शन। ये नहीं कि वो हवा में उड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी यूज टू गिविंग द काइनेटिक एनर्जी इमिटेड। अब बाकी जो नेक्स्ट देंगे वो क्या करेगा, इसको गति दे देगा, यानी गति के साथ इसको ऊपर उड़ा दे या इधर उड़ा दे, यानी कि ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने का काम करता है। कहने का मतलब हो गया कि जब हम इसको एनर्जी दिए कितना, जब इस इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दिए तो ये मुक्त हो गया, यानी फ्री हो गया। कितना दिए, एच न्यू। तो इसमें एच न्यू जो एक फोटोन में एनर्जी होता है एच न्यू, एक फोटोन में, पीछे वाला देख लीजिए वीडियो, एक फोटोन में एनर्जी होता है एच न्यू। एच न्यू में से कुछ चला गया इसको बॉन्ड को तोड़ने में। जैसे मान लीजिए किसी के सामान हम गिरवी दे दिए, किसी को आप अपना बुक दे दिए 200 रुपया में, तो 200 रुपया तो सिर्फ आपका जाएगा उस बुक को छोड़ाने में। अब बाकी जिसको दीजिएगा कि जाओ छोड़ा के लेता है, उसको 50 रुपया गाड़ी भाड़ा भी जरूर दीजिएगा लाने के लिए। तो 200 रुपया होगा बुक छोड़ाने का और 50 रुपया लाने का, तो 250 ना हो गया। उसी तरह से कुछ जूल चला गया इलेक्ट्रॉन को हटाने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में, अब फिर उसको गति देने में अलग से एनर्जी लगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से टोटल एनर्जी कितना दी है, एच न्यू। तो एच न्यू में से कुछ एनर्जी किसमें चला गया,
तो उसको गति में छुड़ाने में बॉन्ड को, यानी वर्क फंक्शन फर्स्ट चैप्टर में बताए थे फाई नॉट, और प्लस कुछ एनर्जी चला गया उसके गति ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब जरा समझिएगा, यानी कुछ चला गया इसका पृष्ठीय अवरोध, यानी धातु की सतह से छुड़ाने में, तो जो धातु की सतह से छुड़ाने में गया ये हो गया फाई नॉट, और बाकी कुछ गया गति में। अब यहां से देखिए, इफ न्यू बराबर न्यू नोट, यदि न्यू का मान न्यू नोट हो जाए, इस न्यू का मान न्यू नोट हो जाए, ठीक है, देन तब देहली आवृत्ति, तब क्या हो जाएगा, भी सिर्फ गति को छुड़ाएगा, वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा। हेंस अतः हाफ एम, अतः उसके बाद क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट बराबर, एच न्यू नोट बराबर एच न्यू की जगह पर कितना न्यू नोट, तो ये कितना हो जाएगा फाई नोट, फाई नोट, और ये हो जाएगा जीरो, गति ऊर्जा जीरो कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। ये ध्यान से इसलिए देख लीजिएगा, लैंग्वेज देखिए यहां पर लैंग्वेज आप नोट्स में देख करके लिख लीजिएगा, और बाकी जो हम बोल रहे हैं कैलकुलेशन आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, तो जो कैलकुलेशन नोट्स में नहीं मिलेगा वो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। और इसको लिख सकते हैं यहां से, और या फाई नोट बराबर एच न्यू नोट, अब हो जाएगा फ्रॉम, फिर से इक्वेशन 1, समीकरण 1 से रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ फाई नोट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ फाई नोट इन इक्वेशन 1, फाई नोट का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, एच न्यू की जगह पर एच न्यू, फाई नोट की जगह पर फाई नोट की जगह पर एच न्यू नोट, ये फाई नोट की जगह पर, और यहां से इक्वल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन और करते हैं। उसके बाद और क्या हो जाएगा यहां से, और या एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एच कॉमन तो न्यू माइनस न्यू नोट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है ये समीकरण, याद रखिएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, या दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यह समीकरण प्रकाश के विद्युत समीकरण है या कहलाता है। इसमें देखिए, जब तक न्यू का मान इससे बड़ा नहीं होगा निगेटिव होगा, और एनर्जी कभी निगेटिव होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये प्रूव कर दिए लिनार्ड और मिल्टन का प्रयोग, लिनार्ड और मिल्टन का प्रयोग के लिए ये सब आइंस्टीन 1905 में ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दिए थे। लिनार्ड और मिल्टन का प्रयोग था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तब तक मार्केट में कोई थ्योरी नहीं था, आइंस्टीन उस थ्योरी के द्वारा इसको प्रूफ कर दिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद है डिफाइन वेव नेचर ऑफ मैटर और मैटर वेव्स, डिब्रोली तरंग या द्रव तरंग क्या है, तो द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज नोन एज डिब्रोगली वेव और मैटर वेव। जो गतिशील तरंग से जो वेव बनता है, उस गतिशील कण से जो वेव बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिब्रोगली वेव या मैटर वेव, यानी कि द्रव तरंग। गतिशील कण से संबद्ध तरंग को डिब्रोगली तरंग या द्रव तरंग कहते हैं। उसको डुअल नेचर ऑफ मैटर का डिफिनेशन तो देख लीजिएगा कि पदार्थ के कण, इलेक्ट्रॉन, सब दोनों तरह का व्यवहार करता है, कण और वेव का, तो इसी पदार्थ के इसी गुण को हम लोग द्वैत प्रकृति कहते हैं। उसको देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी ब्रोगली सजेशन वाज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट, डी ब्रोगली का सुझाव निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित था। डी ब्रोगली जो है प्रूव नहीं किए हैं, कुछ कल्पना की है।
उनका क्या नाम था कि द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन। ब्रह्मांड कण तथा विकिरण दोनों से मिलकर बना हुआ है। मतलब वो अनुमान लगा कि जिसको हम लोग देख सकते हैं कण हो गया, जैसे भूत पिचास या रेडिएशन जो तरंग उरंग होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो उनको उन्होंने नाम दिया विकिरण। तो उनका क्या नाम था, ब्रह्मांड में दो ही चीज हो सकता है, जिसको हम देख सकते हैं या जिसको नहीं देख सकते हैं, यानी कण और विकिरण, यानी पार्टिकल और रेडिएशन। सेकंड बोले थे कि द नेचर लव्स सिमेट्री, प्राकृतिक सममितता पसंद करते। सममितता मतलब जैसे जब आप स्टूडेंट होंगे, जब टेंथ में होंगे तो लग रहा होगा जितना जल्दी टेंथ पास करके बाहर पढ़ने जाए, जब बाहर पढ़ने चले गए तो लग रहा होगा कितना जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए कि फिर वापस घर चल जाए। तो जो जिसमें रहता है दूसरा को पसंद करता है। जैसे पार्टिकल चाहता है हम रेडिएशन बन जाए और रेडिएशन चाहता है कि हम पार्टिकल बन जाए, यानी कण चाहता है कि हम विकिरण हो जाए, विकिरण चाहता है कि हम कण हो जाए, एक दूसरे को पसंद करता है। उसके बाद एक डिफिनेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली तरंग या द्रव तरंग में तरंग की लंबाई को ही डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, फोटोन की ऊर्जा यहाँ लिख दिए हैं, दोनों ई करके लिखा हुआ है कैलकुलेशन। अब जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, दो अपने आप का नोट्स जाएगा, दो ई लिख के छुटा हुआ रहेगा, तो एक ई की जगह पर लिख दीजिएगा फोटोन की एनर्जी होता है एच न्यू, ये इक्वेशन 1। और दूसरा नीचे लिखा हुआ आइंस्टीन के सिद्धांत से फोटोन की ऊर्जा, ई बराबर लिख के छोड़ दिया है, तो ई बराबर लिखना है एम सी स्क्वायर, इक्वेशन क्या 2। यहां तक आपका कैलकुलेशन है, उसके बाद हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। उसके बाद जब भी होगा तो नोट्स को एक तरफ लिख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को ढंग से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण एक तथा 2 से क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, और या एच न्यू, न्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, या एम सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच न्यू। तो यहाँ से एम सी स्क्वायर बराबर एच और न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, ब्रैकेट में चूंकि न्यू बराबर सी बाई लेमडा, सी यहाँ से कट गया, तो और इसको क्या लिख सकते हैं, एम सी बराबर एच बाई लेमडा। यहाँ से हो जाएगा, और या ध्यान से कि लेमडा यहाँ लाएंगे, एम सी यहाँ लाएंगे, तो हो जाएगा लेमडा इक्वल टू एच बाई एम सी, जहाँ सी प्रकाश का वेग है। आप यहाँ पर इसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जो कभी लिख जाएगा कि इफ particle of a photon have the material particle of mass m moving with velocity v, then तो अब क्या हो जाएगा, c बराबर भी,
इसलिए लेमडा बराबर यदि फोटोन के स्थान पर एक m द्रव्यमान का भी वेग से गतिशील कण लिया जाए, जब कण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर h बाई एम भी, और बट लेकिन एम भी बराबर होता है पी, पी मतलब मोमेंटम, संवेग, इसलिए एक और फार्मूला हो गया। इसलिए लेमडा बराबर एच पी, याद रखिएगा दोनों फार्मूला यही कहलाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य, याद रखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। उसका लिखता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। एक नंबर लिखता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कण के वेग के समानुपाती होता है, अर्थात, अर्थात को देखिए भी नीचे है तो लिख सकते हैं लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। इक्वेशन एक नंबर में हो गया ये। दो नंबर में कहता है इफ द पार्टिकल इज रेस्ट देन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनफाइनाइट, सच वेव कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। यदि कण स्थिर अवस्था में हो तब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ऐसी अनंत होती है, ऐसा देखा नहीं। जैसे ये भी मान 0 हो गया तो लेमडा इन्फिनिटी हो गया। अब लेमडा जहां इन्फिनिटी हुआ, इस प्रकार का कोई तरंग हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। तो बोलता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मास के इनवर्सली, यानी 3 नंबर में हो जाएगा लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो इस तरह से हम लोग डी ब्रोगली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत भी आई है फार्मूला, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये सब पर बहुत हल्के में मत लीजिएगा, इसको ध्यान से रिवीजन करिएगा बार बार। उसके बाद नया बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, जरा ध्यान से सुनिएगा थ्योरी को। derive an expression for de Broglie wavelength of an electron moving under the potential difference v volt। विभवांतर v में से गुजरने वाले किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उसके लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर पहले लैंग्वेज लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। माना कि m मास का एक इलेक्ट्रॉन है जो जिस पर चार्ज E है। लेट v be the velocity acquired by it when it is accelerated from rest through the potential difference v। मान लिया जाए कि एक निगेटिव है, इस समझने के लिए जिसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन को सुनिएगा, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा कॉपी पर। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। विभवांतर v में से गुजरने वाले किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो लिखे हैं माना m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन है, माना इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभवांतर द्वारा विरामावस्था से त्वरित होकर v वेग प्राप्त करता है। उसको फिगर बनाना नहीं है एग्जाम में, आपको समझने के लिए हम बगल में फिगर बना रहे हैं कि इस पर मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज है और इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। शुरू में इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, ये u बराबर 0 है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस v है और ये यहाँ से गति करके यहाँ तक इसका वेलोसिटी v हो जाता है, यानी गति ऊर्जा हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, यानी काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन
द्वारा प्राप्त किया गया गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद है वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य, पर किया गया कार्य। तो याद करिए कैसे कार्य निकाले थे, V बराबर W/Q, तो W बराबर QV, और यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो Q की जगह पर EV, तो हम यहां से लिख देंगे EV। उसके बाद हो जाएगा ये फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू EV, और यहां से हो जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2EV, EV हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए मास को मापना आसान है, तराजू पर रख के, लेकिन वेलोसिटी के नापना आसान नहीं है, तो इसलिए हम इसको करेंगे क्या कि अपने मन से m से गुना और m से डिवाइड कर देंगे 2EV, तो यहां से हो जाएगा ये mv का होल स्क्वायर, और यहाँ m से उधर गुना हो जाएगा तो 2mev हो जाएगा, और यहाँ से और या mv बराबर हो जाएगा √2mev। यहां तक हो गया। अब देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, हमको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एम भी का मान यहाँ दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं उसको देखिएगा, आपको लिखा हुआ है डी ब्रोगली का, यहां से लिखेंगे, क्वेश्चन है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहां से लिखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर हो जाएगा h/mv। अब यहां से mv का मान कितना हो जाएगा, ये तो मिटाई भी नहीं है, देख लीजिए, तो mv का मान कितना, और क्या हो सकता है, और या mv का मान ये, तो यहां से हो जाएगा लेमडा और h√2mev, याद रखिए v यहां पर वोल्ट है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, चूंकि h बराबर होता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हेंस अतः यहां से एक फार्मूला हो गया, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो फार्मूला को यहां लिख दीजिएगा। अब लेमडा बराबर हो जाएगा h की जगह पर 6.625 इंटू 10⁻34, ये अंडर रूट, ये हो जाएगा 2e का मान 1.6 इंटू 10⁻19, m का मान, m का 1 इंटू 10⁻31 इंटू e का मान 1.6 इंटू 10⁻19, ये हो जाएगा वोल्ट। तो यहां से हो जाएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, मिटाएंगे इसको,
सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बाई अंडर रूट भी, यानी यहां से लेमडा बराबर हो जाएगा 12.27 बाई अंडर रूट भी एंगस्ट्रम। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में चाहे ये फार्मूला दे दे या ये फार्मूला दे दे, न्यूमेरिकल्स का यूज करके आपको बना देना है। तो इस तरह से हम लोग निकालनी है डी ब्रोगली का वेवलेंथ। ये फार्मूला है, अक्सर पूछता है। इनका क्या नाम था कि जो पार्टिकल का जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा वो उतना वेव जैसा व्यवहार करेगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी घटेगा वो पार्टिकल जैसा व्यवहार करेगा। डी ब्रोगली का क्या नाम था, अब ध्यान दीजिएगा, एक बता रहे हैं आगे, उतना जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको हल्का सा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मार लीजिएगा, जरूरी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, द्रव तरंगों का गुण। तो बोलता है द्रव तरंग ना यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक माने जो हम बोल रहे हैं तो हवा में जो तरंग चलता है वो यांत्रिक तरंग होता है, जो हवा में माध्यम पर जो कणों के कंपन से उत्पन्न होता है, और ना ही विद्युत चुंबकीय तरंग, जो चार्ज से उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, वो आवेशित कणों के कंपन से उत्पन्न होता है। मैटर वेव डज नॉट मैकेनिकल वेव विच प्रोड्यूस थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम ऑफ द पार्टिकल एंड नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये सब देख लीजिएगा, सब जो भेजेंगे से। मैटर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड मास ऑफ द पार्टिकल। अभी चर्चा की कि मैटर वेव क्या होता है, दो चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मास और वेलोसिटी के। बोलता है इसका जो वेलोसिटी होता है वो लाइट की वेलोसिटी से अधिक होता है, और ये दोनों प्रकार के चार्ज पार्टिकल से उत्पन्न होता है। और एक लास्ट में लिखा हुआ है डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। ये पूरा कहानी है 5 नंबर का, और उस तरह से ये आता नहीं है एग्जाम में। सिर्फ इसमें आता क्या है तो दे देगा एक इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई वेलोसिटी से गति कराया गया, तो इसका जो वेवलेंथ होता है, कुछ कुछ जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 1.65 या कहीं कहीं लिखा रहेगा 1.6, इससे कैलकुलेट करके निकालते हैं तो 1.67 आता है, और इससे कैलकुलेट करते हैं डेविसन जर्मन से तो 1.5 एंगस्ट्रम के आसपास आता है। तो डेविसन जर्मर कुछ नहीं है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इसमें एक हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह से दे दे तो कहता है वोल्ट कहाँ कितना रखेंगे, तो वोल्ट रखेंगे हम लोग 54 वोल्ट रखते हैं, तो हमको ये मिल जाता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 1.67 एंगस्ट्रम। और जब उस ये डिवीजन जर्मन से निकालते हैं तो 1.65, तो लगभग दोनों वेवलेंथ सेम मिलता है। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ कभी यदि इस तरह से दे दे तो 54 वोल्ट टिक मारिएगा, या 1.67 या 1.65 वोल्ट में टिक मारिएगा। बाकी एग्जाम में उस तरह से कुछ पूछता नहीं है। और आपको लगता होगा कि हम शॉर्टकट निकाल दिए, तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, किसी साल का, 10 साल का, 15 साल का, जितना पूछता है यूनिट 7 में, आपको हम टोटल बता दिए, सिर्फ नोट्स भेजेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के यूनिट 7 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट यूनिट, नया कोई यूनिट लेकर आएंगे, उसको भी समाप्त कर देंगे। आज का क्लास इतना ही। ओके, बाय।